अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपकी होस्ट डॉक्टर स्मैर अल्ताफ और आपको वेलकम करती हूं आज के एपिसोड में सेहत का सफर ऐश के साथ में। और आज हम बात करेंगे जिस टॉपिक पर, वो है हाइपरटेंशन, यानी ब्लड प्रेशर में जब ज्यादती हो जाती है तो क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, और स्पेशली रमजान में कि किस तरह से आपकी हेल्थ को मुतासिर कर सकती है। तो रमजान में किस तरह से इस चीज को कंट्रोल करना है, अपनी डाइट का किस तरह से ख्याल रखना है, आज हम इस टॉपिक पर बात करेंगे। इस टॉपिक पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे पास आज मौजूद हैं बहुत ही सीनियर और हमारे लिए बहुत ही काबिल एहतराम डॉक्टर डॉक्टर अकबर एन काशिफ। तो आइए मिलते हैं अपने गेस्ट से और इनसे पूछते हैं कि हम किस तरह से अपनी हेल्थ का ख्याल रख सकते हैं थ्रू आउट रमजान। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर। वालेकुम अस्सलाम। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर कमिंग वेलकम। और रमजान मुबारक। मुबारक। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी कि बेसिकली उन लोगों को जिनको नहीं मालूम कि हाइपरटेंशन क्या है, अलामात क्या है, आप किस तरह डिफाइन करेंगे हाइपरटेंशन को? ब्लड हमारे वेसल्स के अंदर हार्ट के पंप करने से फ्लो करता है और इस अर्थ प्लैनेट के ऊपर हर चीज अपना एक फोर्स अप्लाई करती है। जब ब्लड वेसल्स के अंदर ब्लड फ्लो करता है तो वो एक प्रेशर अप्लाई करता है, रेजिस्टेंस, दैट इज नोन एज ब्लड प्रेशर। और ये ब्लड की वेसल्स की वेसल कॉन्ट्रैक्शन पर, अमाउंट ऑफ ब्लड पर, जेंडर पर और एनवायरमेंटल फैक्टर्स पर और कंपोजिशन ऑफ ब्लड पर डिपेंड करता है। या वो मैटर जो हम डाइट में लेते हैं जिससे हमारी कैलोरीज बनती हैं या कंपोनेंट्स खून में शामिल होते हैं, वो ब्लड की स्पेसिफिक ड्यूरेटी या विस्कोसिटी को बढ़ाते हैं, तो उससे खून को फिर फ्लो करने में प्रॉब्लम होता है। ऑन एंड ऑफ ब्लड प्रेशर को हम दो तरह डिफाइन कर सकते हैं, फिजियोलॉजिकल ब्लड प्रेशर और पैथोलॉजिकल ब्लड प्रेशर। फिजियोलॉजिकल ब्लड प्रेशर जो होता है वो हर पर्सन को डिपेंड करता है कि एम्प्टी स्टमक लो होगा, सोते हुए लो होगा, सिटिंग पोस्चर में लो होगा, नाइट आवर में लो होगा, जबकि बेड से उठते वक्त, मॉर्निंग के आवर में और चलते फिरते, एक्सरसाइज करते, वर्क करते हुए ये रेस होगा। ये फिजियोलॉजिकल ब्लड प्रेशर कहलाता है। अब हम आते हैं पैथोलॉजिकल ब्लड प्रेशर पर। तो पैथोलॉजिकल ब्लड प्रेशर के दो फैक्टर हैं, एक्सट्रांसिक फैक्टर और इंट्रांसिक फैक्टर। अगर हम डाइट के अंदर बहुत ज्यादा सॉल्ट लेते हैं, बहुत ज्यादा लिपिड्स लेते हैं, बहुत ज्यादा कैलोरीज लेते हैं, तो ब्लड की वॉल्यूम में विस्कोसिटी बढ़ती है, स्पेसिफिक ग्रेविटी बढ़ती है, जिसके बाद ब्लड प्रेशर रेज होता है। ये एक्सट्रांसिक फैक्टर्स हैं। और अगर मदर एंड फादर से जेनेटिकली ब्लड वेसल्स के अंदर कोई फॉल्ट लेकर आता है, जीजीटी लेकर आता है, तो ये इनहेरिटिक फैक्टर कहलाता है, इंट्रांसिक फैक्टर कहलाता है। और इसे विरासती ब्लड प्रेशर या एसेंशियल ब्लड प्रेशर भी कहते हैं। और ब्लड प्रेशर, क्योंकि ब्लड वेसल्स के अंदर जो नर्व्स होती हैं वो वासोमोटर नर्व्स कहलाती हैं। ये ब्लड वेसल्स की कॉन्ट्रैक्शन और सॉरी टू कट यू ऑफ सर, मैं चाहूंगी, ऑब्वियसली आपका काफी सालों का तजुर्बा है, हमें जो देखने वाले आम से लोग हैं वो भी इस चीज को समझ पाए, तो आप ऑडियंस को मद्देनजर रखते हुए उनके नॉर्मल टर्म्स को अगर यूज करेंगे तो आई थिंक वो लोग ज्यादा बेहतर समझ सकते हैं, एक नॉन मेडिकल पर्सन भी समझ सके हमारी बात। बिल्कुल सही बात। दरअसल आई एम अ प्रोफेशनलिस्ट, तो जाहिर बात है मैं लैंग्वेज के अंदर या सिंपल वे में नहीं बात कर सकूंगा, लेकिन बहरहाल खून का वो दबाव जो खून की नालियों पर बहते हुए खून की नालियों पर अप्लाई करता है वो ब्लड प्रेशर कहलाता है। सही। और इसके क्या फैक्टर्स, आपने कुछ रीजंस भी बताएं, और जो इनहेरिटेंस से होता है, बेसिक रीजन अभी आजकल क्या है और रमजानों में क्या होता है? रमजान के अंदर हम अब रमजान मुबारक बड़ा कमर्शियली गुजारते हैं, बड़ा फास्टली लेते हैं, तेजी के साथ सैरी करते हैं और इसी तरह दिन भर भी बड़ा टेंस और फास्ट ग्लैमर वाला वक्त गुजारते हैं, बल्कि एक्टिविटीज पर और दबाव हो जाता है। और फिर हम जो बचपन से खा रहे होते हैं वो बड़े होकर भी खा रहे होते हैं।
हमने अपनी एज के लिहाज से अपनी डाइट को कंट्रोल नहीं किया होता। रमज़ान मुबारक में बहुत हाइपरटेंशन के पेशेंट को लाइट सहरी लेना चाहिए, उसमें सॉल्ट कम होना चाहिए, उसमें चिकना कम होना चाहिए, ताकि दिन बहुत अच्छी तरह से गुजरे। इसी तरह अफ्तार के वक्त भी बहुत लाइट अफ्तार करना चाहिए और लाइट मील लेना चाहिए, उसमें भी सॉल्टेज और ऑयली चीज़ें अवॉइड नहीं होना चाहिए। लेकिन हमने एक ट्रेंड बना लिया है कि बस रमजान मुबारक है तो फिर हम उसमें बहुत हैवी मील भी लेंगे, पराठा भी लेंगे, दही भी लेंगे, खजला या फेनिया भी लेंगे, तो सब ये हाई कैलोरीज हैं। इसमें लिपिड बहुत ज्यादा है, इसमें सॉल्ट भी बहुत ज्यादा है, और चटपटी चीजें भी लेंगे तो लामवाला जब हम चटपटी चीजें लेते हैं तो उसकी शिद्दत को कम करने के लिए उसमें सॉल्ट ऐड किया जाता है, तो सोडियम जो है ब्लड प्रेशर को बढ़ाने का सबब बनता है। हालांकि होना तो ये चाहिए था कि रमजान मुबारक को सादगी से गुजारें, सादा सहरी लें, सादा अफ्तार करें, ताकि दिन भर में लाइट रहें और अच्छे रहें। याद रहे कि स्टडीज ने बताया कि रमजान मुबारक के रोजे हैं वो जिस्म की ज़कात हैं। अगर आप सादगी के साथ रोजे रखते हैं तो इसका मतलब आपकी बॉडी के अंदर चेंजेस आएंगी। ये भी ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन एक डिजीज नहीं है, ये कंडीशन है। डायबिटिक मेलाइटिस एक डिजीज नहीं है, ये कंडीशन है, इसे मेंटेन किया जाता है। अगर आप रमजान मुबारक के शेड्यूल को अच्छा करते हैं, डाइट का ख्याल अच्छा किस तरह से कर सकते हैं हम? बिल्कुल लाइट सहरी लीजिए, कोशिश कीजिए कि आपका खाना बहुत सादा हो, सुन्नत रसूल के मुताबिक हो, एक हिस्सा खाना हो, एक हिस्सा हवा हो, एक हिस्सा पानी हो, और वो डिजीज के लिहाज से भी हो, सादी रोटी हो, थोड़ा बहुत सालन हो, उसके अंदर नमक कम हो, उसमें चिकनाई कम हो दिन भर, ताकि आपका रोजा भी अच्छा गुजरे, इबादत में भी बहुत अच्छी तरह मशगूल हो, दुनियावी उमूर भी अच्छी तरह से अंजाम दें, और उसके अलावा आपको सही तौर पर रूहानियत हासिल करने का मौका मिलेगा। अगर आपने बहुत हैवी मील लिया, ब्लड प्रेशर बढ़ गया, खून की नालियों पर खून का दबाव है, स्लाइड से लेके माइल्ड से लेके सीवियर हार्ट अटैक भी हो सकता है, कुछ भी प्रॉब्लम हो सकता है वॉमिट हो जाए, आपका रोजा मकरू हो जाएगा, आपकी सेहत खराब होगी। तो हम इन्हीं प्रॉब्लम से बचने के लिए तो हमने कोशिश की है कि इस रमजान हम लोगों को इस ट्रांसमिशन के जरिए अवेयर कर सकें, बता सकें, डूज एंड डोंट्स बता सकें। तो मैं चाहूंगी डॉक्टर सिम्टम्स भी आप बताएं कि जो पेशेंट्स इस तरह के सिम्टम्स महसूस कर रहे थे लेकिन टेस्ट नहीं करवा रहे होते या मॉनिटर नहीं करवा रहे होते, कि डॉक्टर के पास जाएंगे फिर एक नई बीमारी निकल कर आ जाएगी, तो सिम्टम्स क्या होते हैं और डॉक्टर के पास जाना क्यों जरूरी है? अनफॉर्चुनेटली हाइपरटेंशन की कोई सिम्टम्स नहीं होती, एसिम्टोमेटिक है। इट इज बिकॉज हमारी ब्लड वेसल्स के अंदर ताला ने उसको कॉन्ट्रैक्ट और डायलेट करने के लिए वैसे कॉन्ट्रैक्शन वैसे डायलेशन कहते हैं, जो नर्व रखती है उसे वोसोमोटर नर्व कहते हैं, यानी वो आसाब जो खून की नालियों के फैलने और सिकुड़ने को कंट्रोल करते हैं। इसमें सेंसरी नर्व नहीं है। अगर वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, रिजिड हो जाती है, इनमें खून को बहते हुए रेजिस्टेंस यानी मज़ाहमत का सामना है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, तो कोई भी सिम्टम नहीं आती, एसिम्टोमेटिक यानी बगैर किसी निशानी और अलामत के होता है। हाँ, इस बढ़े हुए दबाव का असर जो है वो छोटी बारीक खून की नालियों पर पड़ता है, जिसे ब्लड कैपिलरीज कहते हैं। वो फैल जाती हैं। यही वजह है कि ब्लड प्रेशर के मरीज की हो सकता है आंखें सुर्ख लाल हो सकता है दिमाग की बारीक खून की नालियां जो माइक्रोवेसल्स कहलाती हैं उनके अंदर खून का कंजेशन हो जाए और सर में ब्रस्टिंग और थ्रॉबिंग पेन हो, यानी फटने वाला और तख्तन वाला दर्द हो, लेकिन ये कोई फिक्स एंड फाइनल साइन नहीं है। और इसी तरह हो सकता है कि हार्ट अंडर स्ट्रेस हो सकता है वो हार्ट जो है वो अपनी दबाव का एहसास हार्ट एंजाइना या दिल के दर्द की सूरत में दे। और यही वजह है कि ब्लड प्रेशर के मरीजों को एक तवील अरसे तक नहीं पता चलता कि उनका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, और उनकी आंखों की खून की नालियां डैमेज होकर बिसारत जाने का खदशा होता है, उनको हार्ट अटैक हो सकता है, उनके किडनी फेलियर की तरफ जा सकते हैं, रेटिनल डिटैचमेंट यानी आंखों में ब्लीडिंग हो सकती है, और सीवियर हार्ट अटैक के बाद या ब्रेन के किसी एरिया में खून की नाली परफोरेट हो जाने से, फटने से, सेरेब्रल हेमरेज होने से इंफाक्शन हो सकता है। इस माइनर स्ट्रोक या मेजर स्ट्रोक यानी फालिज का हल्का और या शदीद हमला भी, यानी इतना ज्यादा ये खतरनाक मामला है। तो हमें कैसे पता चलेगा, या कोई ऐसी इंडिकेशन बताएं जिससे पेशेंट को पता चल जाए कि ये मुझे टेस्ट करवाने की जरूरत है या डॉक्टर के पास जाने की जरूरत है? जी बिल्कुल, मुमकिन है कि उसको टैकीकार्डिक यानी हार्ट बहुत तेज जब दबाव में होगा तो बहुत तेजी से धड़के से टैकीकार्डिया कहते हैं, या हो सकता है सेकेंडरी एक्शन में ब्रैडीकार्डिया या दिल की हरकत स्लो हो जाए, दिल और नब्ज बहुत स्लो होने लगे,
हो सकता है दिल घबराए, और हो सकता है दर्द भी मुमकिन है। हो सकता है कि रूटीन वर्क में प्रॉब्लम हो, नर्वसनेस हो, एंजाइटी हो, टेंशन हो, लेकिन साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर में भी ऐसा हो सकता है। ओके। इसके लिए रूटीन ब्लड प्रेशर चेक कराते रहना चाहिए। जिनकी फैमिली के अंदर ब्लड प्रेशर हो, या जिनका वजन बहुत ज्यादा हो, या बहुत ज्यादा हाई कैलोरीज लेते हो, और डायबिटिक हो, या बहुत सारे ऐसे मेटाबॉलिक डिसऑर्डर हैं उसमें मुब्तला हूं, जैसे यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, और हाइपरनेट्रीमिया यानी खून में सोडियम की मिकदार ज्यादा है, सो दैट रीजन उन्हें अपना ब्लड प्रेशर दिन में 3 बार चेक कराना चाहिए और उसका रिकॉर्ड मेंटेन करना चाहिए। जब हम ब्लड प्रेशर नोट करते हैं स्पेग्मोमानोमीटर से, तो फिर हमें पता चलता है कि ब्लड प्रेशर कितना बढ़ा हुआ है, इससे हमें अंदाजा होता है, उसको फिर मैनेज करने में आसानी होगी। ओके। इसके अलावा आपने जिक्र किया कुछ लोगों का, इसके अलावा और कौन से लोग जो हैं वो रिस्क पर होते हैं? हाई रिस्क रेट पर वो लोग जिनके फैमिलीज के अंदर यानी पेरेंट्स एंड गार्जियन में हाइपरटेंशन हाई ब्लड प्रेशर का आर्जा हो, और डायबिटिक मेलाइटिस यानी खून में बढ़ी हुई शक्कर का आर्जा हो, और या अदर टॉक्सिक सब्सटेंसेस जो हैं वो खून में बढ़ रहे हो, या बाज दवाइयाँ ऐसी होती हैं जिनके लेने से खून की वॉल्यूम पर फर्क आता है, सच एज डायरेटिक दवाइयाँ लेना, शाबावर दवा लेने से भी खून के वॉल्यूम में विस्कोसिटी आती है। तो और सीजनल इफेक्ट हैं, प्रोफेशंस हैं, इन सब के तहत प्रोफेशन पे भी मैं चाहूंगी जरूर बात हो कि किन प्रोफेशन की वजह से ज्यादा स्ट्रेस लेवल भी बढ़ता है और हाइपरटेंशन भी ज्यादा फिर कॉज हो रहा होता है। मॉडर्न लाइफ स्टाइल है, फास्ट एंड हरी एंड वरी लाइफ है, स्ट्रेस ऑफ जॉब है, फाइनेंशियल कॉम्पिटिशंस हैं, और सोशल मैटर्स हैं, घरेलू मैटर हैं, और जहां पर आपको स्ट्रेस इज अ नॉर्मल फैक्टर। स्ट्रेस होगा तो हम काम करेंगे, स्ट्रेस अगर नॉर्मल बॉर्डर लाइन क्रॉस करके एडवांस की तरफ जाता है तो फिर ये बढ़कर मुमकिन है इस किस्म की वो पैथोलॉजिकल कंडीशन में जब जाता है तो फिर हमें उसे कंट्रोल यानी मैनेज करने की जरूरत है, उसके रीजंस को रिमूव करने की कोशिश करनी चाहिए। और बहुत सारे हैबिटेट्स हैं, स्मोकिंग्स हैं, बहुत ज्यादा हार्ड ड्रिंक्स का इस्तेमाल है, या बहुत ज्यादा कैफीन का इस्तेमाल है, या बहुत ज्यादा बिजनेस डिनर या लंच या हाई टीज में जाकर चीजों का इस्तेमाल, जैसे कि आजकल के हमारी जॉब का हिस्सा है, बिजनेस मीटिंग्स हैं, हम इसमें जाते हैं और अपने क्लाइंट को डील करते हैं, तो उसके साथ हम कुछ ना कुछ लेते हैं, तो ये फैक्टर भी इसके अंदर शामिल है। अच्छा, रमजान में हम किस तरह की डाइट हमें लेनी चाहिए? यानी अगर सहरी की बात करें तो सहरी में क्या आप यानी सजेस्ट करेंगे कि लोग जो हाइपरटेंसिव ऑलरेडी हैं तो वो किस तरह की डाइट लें? बहुत सिंपल डाइट लें, उसके अंदर वो पॉरिज शामिल करें, उसमें वो फैटलेस मिल्क शामिल करें, और उसके साथ लाइट चाय भी ले सकते हैं, ग्रीन टी ले सकते हैं, और सम फ्रूट्स ले सकते हैं। एक डॉक्टर थे, उन्होंने अच्छा एक पॉरेज इंट्रोड्यूस किया कि आप दलिए के साथ फ्रूट चंक्स मिला कर लें। इस तरह से वो फ्रेश फ्रूट चंक्स जो हैं वो विटामिन्स और मिनरल्स भी फराहम करते हैं और दिन भर रोजे की हालत में एनर्जी देंगे। सहरी इतनी लाइट होनी चाहिए कि वो आपको बोझ ना डाले। आप उसे ये मत समझिए कि दिन भर में आप जो है बहुत ज्यादा पानी पी लेंगे तो प्यास नहीं लगेगी, बहुत ज्यादा खाना खा लेंगे तो भूख नहीं लगेगी। रोजे का मकसद बहुत हो जाता है। जब आप लाइट मील लेते हैं और आप दिन भर नहीं खाते हैं तो बॉडी के वो रिजर्वायर जो बहुत साल भर खाने से जमा हो गए थे, वो रिजर्वायर जो है ब्रेक होते हैं, उनसे फिर बॉडी को ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स, विटामिन्स, मिनरल्स मिलते हैं। 1 ग्राम फैट जब ब्रेक होती है तो अबाउट 9 ml के करीब वाटर बनता है। यही वजह है कि जब आप लाइट सहरी लेकर रोजा रखें, शुरू के दिनों में हमने महसूस किया हुआ है हमें बार बार पेशाब आ रहा है। वो इसलिए आता है कि हमारे बॉडी के रिजर्वायर जो है वो तवानाई फराहम करते हैं। जब वो एनर्जी ग्लाइकोजन से जब ग्लूकोज बनता है तब भी पानी रिलीज होता है। इसी तरह से फैट जब ब्रेक होती है, ग्लाइकोलाइसिस होती है, तो भी पानी रिलीज होता है। तो इसलिए बॉडी का पानी पूरा होता रहता है, प्यास नहीं लगती। वो लोग जो रूहानियत के करीब हैं, अल्लाह को पहचानते हैं, अल्लाह की इबादत करते हैं, वो बहुत लाइट सहरी लेते हैं, बल्कि बाज़ लोग तो बिल्कुल भी नहीं लेते हैं। कभी आपने इस बात पर गौर किया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहरी के आखिरी वक्त पर सहरी क्या करते थे? उसका मतलब है कि सहरी का वक्त खत्म होने से थोड़ा पहले, ताकि कम खाया जाए और आसान, जैसे पता हो कि सहरी का वक्त खत्म होने वाला है तो हाथ
खाने सहरी से कम से कम 5 मिनट पहले हटा लिया जाए, ताकि मिसवाक कर ले, वुजू कर ले, मुंह में खुदा का जायका ना रहे। रोजे का मकसद ये नहीं है कि हम सहरी पेट भर कर खाएं, और फिर उसके बाद जब हम अफ्तार करते हैं, जब भी हम यही हाल करते हैं। जी, मैं हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन यही करने वाली थी कि इफ्तार की रूटीन क्या होनी चाहिए। अफ्तार की रूटीन बहुत सिंपल और आसान सी। मैं खानका जाता हूँ, तो खानका में मैंने बहुत सारे बूढ़े देखे हैं, वो असर के वक्त आ जाते हैं, जवान भी देखे हैं, जो पीर का, जुमेरात का, यौम अबियस यानी चांद की 13, 14, 15 का रोजा रखते हैं। बाज हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम वाला रोजा रखते हैं, एक दिन रोजा एक दिन अफ्तार करते हैं। बाद लोग नफली रोजे मुसलसल रखते हैं। बाद लोग तो शबान, बाद लोग रजब के महीने से रोजा शुरू करते हैं, शबान में भी रखते हैं, रमजान में रखते हैं, और शवाल के 6 रोजे रखकर अपने रोजों की तकमील करते हैं। जापान के साइंटिस्ट ने स्टडी की कि अगर फाका किया जाए तो बॉडी के अंदर जो है वो टॉक्सिक चीजें जो है डिटॉक्सिफाई होती हैं, रिजर्वायर कम होते हैं, और यहाँ तक के खतरनाक अमराज यानी कार्सिनोजीन सप्रेस होते हैं, और कार्सिनोजेनिक एजेंट जो है वो खत्म होते हैं, और उनकी जगह कम होते चले जाते हैं। वजन कम होता है, सोच अच्छी होती है, पॉजिटिविटी बढ़ती है, मोटिवेशन अच्छी होती है। ये जापान के साइंटिस्ट ने वर्क किया, तो फिर उनको बताया मेंटल क्लियरिटी आती है, और आपको बहुत अच्छी काम करने का मौका मिलता है। तो जापान के साइंटिस्ट को बताया कि एक कौम पाई जाती है, मुसलमान है, वो साल में 1 महीने रोजा रखते हैं, वो रमजान मुबारक कहलाता है। तो रमजान का मकसद ये नहीं है कि हम बहुत खाएं, अच्छा भी खाएं, ऐसा नहीं है, बहुत अच्छी सहरी भी बनाएं। आप अपना मीनू चेंज करते रहें अपनी मर्जी के मुताबिक। इफ्तार में भी कोई चीज नहीं, बहुत सारी नेमतें। तो मैंने देखा वो सिर्फ जैसे ही मगरिब की अजान होती है, पानी की बोतल और से वो रोजा खोलते हैं, और मगरिब की नमाज पढ़ते हैं, फिर इशा पढ़ के जाते हैं। तो आप इसी तरह करें, साइड सब में पहले तो नमाज पढ़ते हैं, तो आप रोजा खजूर और पानी से खोलें, दुआएं करें, और उसके बाद लाइट सी चीज ले लें और नमाज पढ़ने चले जाएं। आने के बाद फिर आप चाय ले लें, कहवा ले लें, या लाइट सा खाना ले लें। लेकिन हमारी सारा फोकस जो होता है कि वो हम हैवी अफ्तार कर रहे होते हैं, वो हमें और मजीद नुकसान करता है। अच्छा डॉक्टर, अभी आपने जिक्र किया जापानीज को जब यानी इल्म हुआ कि रमजान में हम इस तरह से रोजे रखते हैं, हमारी ये रूटीन होती है, ठीक है, तो हमारी जब लाइफ स्टाइल इतनी ज्यादा, अगर हम रोजे को फॉलो करते हैं, रोजे तो हम रखते हैं और वो रोजे नहीं रखते, तो उनकी उनका लाइफ स्पैन जो एवरेज उनकी लाइफ होती है वो 84 इयर्स की होती है, और हम जब रोजे रखते हैं और एक हेल्दी रूटीन को अपनाते हैं, फिर हमारी लाइफ जो है वो एवरेज 64 इयर्स क्यों? रीजन क्या हो सकती है? इसका जवाब तो शायद मैं इतना अच्छा ना दे सकूं। हम कंपेयर करते हैं अपनी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र को। 40 इयर्स में नबूवत तो उन्हें बहुत पहले ही तफवीज हो गई थी, क्योंकि हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने देखा था कलमा लिखा हुआ, और वो पूछा था, तो मौथा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, इसका मतलब पहले से तयन था। और फिर उसके बाद जब नबूवत की ड्यूटी तफवीज हुई तो 40 ईयर एज थी। हम देख रहे हैं 40 ईयर मैच्योरिटी की एज है। हमारे यहाँ 40 ईयर में बहुत ज़्यादा लोग स्पिरिचुअलिज्म के करीब आ जाते हैं। जिन लोगों की शादी होती है, उनके बच्चे बड़े हो जाते हैं, उनकी मैरिज के सिलसिले में, उनकी मंगनी, उनकी शादी, प्रॉपर्टी की इनहेरिटेंस, विरासत की देखभाल और तकसीम, और बहुत ज़्यादा वसीयत वगैरह लिखना, और उम्रे की तैयारी सब में लग जाते हैं। इसका मतलब लाइफ स्पान का ताल्लुक उम्मत मोहम्मदी का वही होगा जितना कि हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का था। और ऐसा नहीं, मुसलमानों के भी वो लोग जो माउंटेनियस एरिया में रहते हैं, जैसे गिलगित, चित्राल, सवात, वो लोग पैदल चलते हैं। और स्टडीज हुई तो पता चला पैदल चलने वालों के पाँव के अंदर कुछ ऐसे रिफ्लेक्सोलॉजिस्ट पॉइंट हैं जो प्रेस होते हैं, जिससे उनकी सेहत अच्छी होती है। तो जापानीज लोग तो बुद्धिस्ट हैं या कन्फ्यूशियस्ट हैं, तो कुछ उनका डीएनए का होगा, कुछ उनका डाइट का असर होगा, चाहे वो फास्टिंग रखते हो क्या वो। लेकिन आप इस बात को ये भी तो देखें कि हमारे यहाँ एक मुसलमान जो अदना से दर्जे का भी होगा, तो उसे कहा जाए कि तुम नाकाम हो, कहता है मैं खुदकशी करूं, लेकिन उसे समझाया जाए तो वो सोच लेगा। हमारे यहाँ सुइसाइडल रेट बहुत कम है, करते हैं ना। वो लोग जो दीन से दूर होते हैं, वो शैतान की झपट में और ताबूती कुव्वत के शिकंजे में ज्यादा आते हैं, तो वो इस तरह का अमल कर लेते हैं। लेकिन जो दीन के करीब होते हैं, वो तन्हाइयां ड्रामा के कबाचा की तरह सुइसाइड के प्लान बनाते हैं, लेकिन अटेम्प्ट
नहीं करते क्योंकि उनको ये तो पता होता है कि लाइफ जो हमारी चल रही है वो तो स्पॉइल हो ही गई है, आखिर भी स्पाइल हो जाएगी, हम क्या जवाब देंगे। हाँ, एक पेशेंट जो होता है जो साइकोसिस में मुब्तला होता है तो वो सुइसाइड को अटेम्प्ट कर लेता है कि उसकी मेंटल एक्टिविटी उसको सपोर्ट नहीं कर रही होती। तो आप ये भी तो देखें जापानीज में सुइसाइडल रेट कितना हाई है, जहां वो बिजनेस में नाकाम होते हैं, जहां वो अनफ्रूटफुल रिजल्ट पाते हैं, बैंकक्रप्ट होता है उनका बिजनेस या कहीं उनकी इंसल्ट हो रही होती है तो वो सुइसाइड करने को अटेम्प्ट करते हैं। हमारे यहाँ अगर किसी से मैंने अगर किसी का दिल दुखाया तो मैंने बहुत बड़ी गलती की, लेकिन अल्लाह ताला मेरे दिल में जब डाल देता है कि तुमने एक इंसान का दिल दुखाया तो मेरा ईगो और सुपर ईगो में फाइट चलती है। मैं ईगो कहती है कि मैं जाके माफी मांगू, मैं उससे माफी मांग लेता हूँ क्योंकि मुझे अपनी दीन दुनिया और आखिरत की फिक्र है। मैं बजाय यहाँ पर हो सकता है मेरा भी दिल चाहे मैंने उसके साथ चीट किया, मैंने उसको धोखा दिया, मैंने उसको हर्ट किया तो मैं भी सुसाइड दिल में अटेम्प्ट कर सकता हूँ, लेकिन मेरा दिल कहेगा कि मैं सुसाइड अटेम्प्ट नहीं करूँ। उनकी तालिबात भी इस तरह की नहीं है तो मेरे ख्याल से बिल्कुल आपने मुझे सही डायरेक्शन की तरफ लाई कि वो उनकी एजुकेशन का सिलसिला है, वो उसको डिसिप्लिन है। डिसिप्लिन तो उनमें बहुत है, वहाँ डिसिप्लिन का आलम तो ये है कि हमारे स्कूल के बच्चे जो है वो सीट वैली देखते हैं तो वो जाके मैट को या आया को सर्वेंट को बुलाते हैं कि इसको साफ करो, जो बर्गर स्कूल के बच्चे हैं या एडवांस हैं, लेकिन वहाँ के बच्चे अपने स्कूल की सफाई अपने टीचर खुद करते हैं जी, अब खुद नहीं कैरी करते तो वहाँ के टीचर्स और स्कूल के बच्चे मिलकर सुबह भी सफाई करते हैं, बाद में भी सफाई करते हैं और उनको कैटनैप टाइम दिया जाता है। हमारे यहाँ कैटनैप टाइम नहीं दिया था, हमारे तो बच्चों का स्कूल ही 2 बजे बंद हो जाता है तो उनकी किताबें कम है, हमारी किताबें ज्यादा है। लेकिन बहरहाल कुछ भी हो इस्लाम और मुसलमान के मुल्क में पॉजिटिविटी भी है, नेगेटिविटी। आपने कहा कि डेथ रेट क्यों है, उसका रीजन ये कि हमने मॉडर्न लाइफ में एक्सरसाइज को छोड़ दिया। पहले हम लोग अयादत को जाते थे, पहले हम ताजियत को जाते थे, आज सब कुछ मोबाइल में कर लेते हैं, जाने को तरजीह हमारी मोबाइल तक महदूद हो गई। हमने डाइट को बहुत ज्यादा, हमारी ज्यादा तफरीह मोबाइल हो गया या घर हो गया, हम पार्क नहीं जाते, वो लोग पार्क जाते हैं, वो लोग एरोबिक एक्सरसाइज करते हैं। तो जी तो मेरा ख्याल है उसका रीजन होगा और कुछ इनहेरिटिक रीजन भी है, कुछ विरासती वजूहात भी हैं, उस वजह का उसका भी दखल होगा। लेकिन मेरे ख्याल से मैं इस बात को शायद सही तौर पर एक्सप्लेन नहीं कर पाया। उम्मत मोहम्मदी की लाइफ स्पैन शायद 60 या इसके लगभग ही है, और लेकिन इससे ज्यादा एज के लोग भी पाए जाते हैं। लेकिन रोजे रखने का जिन जिन लोगों को मैंने रोजे रखते देखा है वो लोग फायदे में रहे। यहाँ पर मैं अब जो बात बताने जाऊंगा शायद वो दिखावे में ना आ जाए। मैं हजरत के कहने पे खानका जाता था तो मैंने पीर जुमेरात यौम अबियस के रोजे शुरू करे। मेरी मिसेस बहुत लड़ती थी कमजोर हो जाओगे। उसी दौरान मैंने उम्रे के लिए अप्लाई किया, उसी दौरान मैंने खान यूनिवर्सिटी में एक न्यूरोलॉजी कोर्स में अप्लाई किया। मेरा न्यूरोलॉजी का कोर्स भी कवर हो गया और उसी दौरान मुझे उम्रे के लिए भी कॉल कर लिया गया। मैं समझता हूँ जो मुसलसल जो मैंने रोजे रखे दुआ मांगी तो शायद मेरी दुआ अल्लाह ताला ने वहां पर सुन ली। रोजों से उम्र का भी दखल हो सकता है, अल्लाह ताला किसी की उम्र बढ़ाना चाहे तो उम्र भी बढ़ा दे, लेकिन क्या ये बेहतर नहीं है कि मैं जितना जल्दी अल्लाह के पास पहुंच जाऊं मेरे हिसाब किताब में आसानी होगी, जितना मेरी लंबी उम्र होगी उतना मैं, हमारे बस में तो नहीं है ना, बस में नहीं है तो बस पे जिसको अल्लाह ताला जब बुला ले। तो मुसलमानों का लाइफ स्पैन अगर 60, 64, 67 है तो डजंट मैटर, ये उम्मती मोहम्मदी के मुताबिक है। और शुक्र है कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हूँ और हम लोग मुसलमान हैं। हम क्यों जैपनीज को या क्यों हम उन लोगों को वो करेंगे, अच्छी चीज है तो हम किसी भी कौम से अडॉप्ट कर सकते हैं। हाँ, हमें पार का बात करना चाहिए। इब्ने इंशा जो है वो चाइना गए, जाकर वहाँ बीमार पड़ गए, उन्हें हॉस्पिटल में दाखिल कराया, हॉस्पिटल खाली पड़ा हुआ था तो कहने लगे मैं यहाँ पर अकेला पड़ा हूँ। कराची का पाकिस्तान के हॉस्पिटल तो भरे रहते हैं। उन्होंने नर्स से पूछा, डॉक्टर से पूछा क्या हुए वजूहात है, उन्होंने कहा हमारे पार का बात है इसलिए हमारे हॉस्पिटल वीरान है। लेकिन अब तो अपोजिट हो गया, तो चाइना के हॉस्पिटल भी खूब आबाद है, उनकी डाइट में तो चेंज आया, लाइफ स्टाइल चेंज आया, हमारा भी लाइफ स्टाइल है। क्यों ना हम भी, यहीं से हमें रात पता चल गया, हम अपना लाइफ स्टाइल चेंज करें, पार्क पर जाएं और एरोबिक एक्सरसाइज करें, डाइट कम से कम इस्तेमाल करें, एज के हिसाब से सोशल इंटरेक्शन भी प्रमोट करें, बिल्कुल फिर तो सब कुछ अच्छा हो सकता है। इसके अलावा मैं चाहूंगी कि रोजे के हमारी बॉडी पर और क्या असर हो सकते हैं, क्या पॉजिटिव असर हो सकते हैं जो आपको लगता है कि मजीद बयान करने की जरूरत है। ये बिल्कुल मेरे ख्याल से कि हम रोजों की रमजान मुबारक की अहमियत को समझें तो एक सहाबी से बताया कि
रमजान के एक्चुअल मीनिंग ही गर्मी के है। इस और तो साहबी ने बताया कि मैं पूछा आप क्या पसंद करेंगे, कह रहे बहुत गर्मी का मौसम हो और मैं अल्लाह की रजा के लिए रोजा रखूं। तो इसका मतलब जो हम रोजा रखते हैं तो रोजे से हमारी जिस्मानी जहनी फवाइद तो दुनियावी लिहाज से हासिल, असल तो हमारा रूहानी फैज हासिल होना है ना, जो अल्लाह को राजी करना है। तो मेरे ख्याल से कि रोजा रखने से फिर हमारी कहते रोजा जो है जिस्म की ज़कात कहलाता है। तो वाकई में जिस तरह हम अपने माल की ज़कात देते हैं हमारा माल पाक होता है, इसी तरह हम रोजा रखते हैं तो हम रोजे के बाद भी एक तवील अरसे तक फील करते हैं कि नहीं मैं अपनी नजर की हिफाजत करूंगा, नहीं मैं गलत बयानी नहीं करूंगा, मैं ये बात झूठ बोलने जा रहा हूँ रुकूंगा, मैं ये तकलीफ अब एक अरसे तक, बल्कि ऐसा लगता रहा मेरा रोजा में पानी नहीं पी रहा, बहुत दिन बाद हमें फिर वो रोजे की आदत जाती है। तो हाउ इट इज इन किसी को अदना दर्जे के, किसी को मैना दर्जे के और किसी को आला और अरफा दर्जे के फवाइद हासिल होते हैं, जिस्मानी भी और जहनी भी और रूहानी भी और दीन और दुनिया और आखिरत के हवाले से भी। बल्कि बाद में तो लोग तय भी करते हैं, रखते हैं रोज़ा, तो सेहत अच्छी होती है। रोज़ा रखने के बाद अगर आप रूटीन प्रोफाइल चेक कराएं तो आपका रोज़ा रखने से पहले वाला होल बॉडी प्रोफाइल और रोज़ा रखने के बाद वाला बॉडी प्रोफाइल बहुत अच्छा कंपेरेटिव स्टडी का वो पेश करेगा कि कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल हो गया, तमाम मामला नॉर्मल। अच्छा, अभी आपने एक जिक्र किया था अंडे का भी जिक्र, यानी खाने में सहरी में जो आपने जिक्र किया था दूध बिना चिकनाई के इस्तेमाल करें। इस तरह से एक कॉन्सेप्ट है ना कि अगर आप कोलेस्ट्रॉल के पेशेंट हैं तो आपको, या हाइपरटेंसिव पेशेंट हैं तो आपको अंडा जो है वो अवॉइड करना चाहिए, या अगर आप अंडे का इस्तेमाल करते हैं तो बॉईल करके उसकी सिर्फ सफेदी इस्तेमाल करें। तो क्या ये देसी अंडे से रिप्लेस नहीं कर सकते? साइंटिफिक स्टडीज तो बताती है नो डिफरेंस बिटवीन फार्म एग यानी जो ये मार्केट में बैकरीज पे मिलते हैं और वो जो पेट हेंस हैं जिसे आप देसी मुर्गी कहते हैं उसके अंडे में कोई फर्क नहीं है, दोनों की कैलोरीज बराबर है। और लेटेस्ट स्टडीज बताती हैं कि अंडा लेने से कोई नुकसान नहीं होता, बल्कि मैंने अपनी रिसर्च, मैं R&D डिपार्टमेंट से रिलेटेड हूँ तो मैं वहाँ पर रिसर्च करता हूँ, तो मैंने स्टडीज की कि फूड डाइट पर हमने वर्क किया जिनसे एंड प्रोडक्ट्स नहीं बनती या स्टूल नहीं बनता, और एक आइडियल और बैलेंस डाइट के लिए काम किया जा रहा था ताकि उससे हम कंपोनेंट्स को लेकर कोई एक फूड टॉनिक बना सके ताकि लोग अपनी एज के साथ ले लें। यहाँ पर ब्रांड का नाम लूंगा तो वो एडवर्टिजमेंट में आएगा, तो हम उसकी तैयारी कर रहे थे तो हमें पता चला दूध एक बैलेंस डाइट है, उसकी भी एंड प्रोडक्ट उनसे कम बनती है, और अंडा एक ऐसा बैलेंस डाइट है जिसका डाइजेशन प्रोसेस गुजरता है, तमाम का तमाम डाइजेस्ट हो जाता है, एंड प्रोडक्ट्स उसमें भी ना होने के बराबर बनती हैं। डिपेंड करता है आपका लिपिड प्रोफाइल कैसा है। इफ योर लिपिड प्रोफाइल इज टू मच हाई, हाइपर कोलेस्ट्रेमिया है, ट्राइग्लिसराइड बढ़े हुए हैं, हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन बढ़े हुए हैं, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन बढ़े हुए हैं, वेरी हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन बढ़े हुए हैं, अगर आप अंडा लेंगे तो फिर वो उसको और बढ़ाने का सबब बनेगा। तो फिर तो आप अंडे की सफेदी ही इस्तेमाल करें, अंडे की जर्दी इस्तेमाल ना करें। लेकिन अगर आपका लिपिड प्रोफाइल आपके कंट्रोल में, आप बेस्ट हाइपरटेंसिव कंट्रोलर हैं, अपनी यहाँ पर एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट दवा वक्त पर लेते हैं या एक्सरसाइज करते हैं तो आप वो डाइट भी ले सकते हैं जिस पर रिस्ट्रिक्शन है। लेकिन अगर आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल में नहीं है, अपना एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स नहीं लेते, आप एक्सरसाइज नहीं करते, तो फिर आपको अपनी डाइट पर बहुत चेक एंड बैलेंस रखना पड़ेगा। आपको कोई भी चीज़ हर्ट कर सकती है, ज़्यादा नमकीन, हाइपर सोडियम चीज़ें और ज़्यादा चटपटी चीज़ें, ज़्यादा ऑयली चीज़ें आपको हर्ट कर सकती हैं। बल्कि यहाँ पर लास्ट में मैं कहूँगा कि जो लोग एक्सरसाइज करते हैं तो बॉडी के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी आती है। जब रमज़ान मुबारक अल्लाह ताला का बहुत बड़ा इनाम है, ये हमारी खुशनसीबी है कि अल्लाह ने हमें हयात दी और हयात के साथ ये रमज़ान का महीना हमें तफवीज़ किया। हमें चाहिए कि हम इसकी तकरीम करें, बेहतरीन तरीके से इबादत करें, लोगों के हुकूक अदा करें और अपने लिए, अपने घर वालों के लिए, अपनी उम्र के लिए दुआएं मांगे, मग़फ़िरत की, बख्शिश की और निजात की, और गरीब और मसाकीन की खिदमत करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह की रज़ा हासिल
कर सकें। जज़ाकल्लाह खैर। थैंक यू सो मच अगेन डॉक्टर फॉर कमिंग। हमें बहुत अच्छा लगा आप तशरीफ लेकर आए। तो नाजरीन, ये था आज का हमारा प्रोग्राम। उम्मीद करती हूँ आप लोगों के लिए काफी फ्रूटफुल साबित हुआ होगा और बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर्स मिले होंगे। हमारी और टीम ऐश की यही कोशिश है कि थ्रू आउट रमजान हम आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करें और आपको ऐसे टिप्स बताएं जिससे आपका रमजान बहुत ज्यादा सहल और इजी रहे इबादत करने के लिए और अल्लाह ताला की रजा हासिल करने के लिए। तो अब हमें भी अपनी खास दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।